नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। साधना न्यूज का बेहद खास मुलाकात कार्यक्रम आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस बेहद खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है बेहद ही खास मेहमान। देखिए, नारी शक्ति की आज हम बात करेंगे और नारी ही शक्ति हमारे साथ मौजूद है। नारी शक्ति इसलिए क्योंकि नारी शक्ति में हर प्रकार होते हैं। एक वो महिला भी होती है, महिला के साथ में एक वो पत्नी भी होती है, बहू भी होती है, माँ भी होती है और भी उसके बहुत सारे रूप होते हैं। हमारे साथ मौजूद है समाज सेवी लगेश चौधरी जी। स्वागत है मैम आपका बहुत बहुत साधना न्यूज में। समाज सेवी भी है, राजनीति में भी सक्रियता रखती है, साथ ही ऐसे बहुत सारे काम है जो हमेशा जनता के लिए करती है। जैसा कि हमने कहा, आप समाज सेवी हैं, राजनीति भी आपकी बात करेंगे, आगे भी सवालों पर चर्चा करेंगे राजनीति के साथ में, लेकिन सबसे पहले समाज सेवी का जिक्र हुआ है मैम जी, क्योंकि आपने हमें बताया कि आपकी संस्थाएं चलती हैं। उन संस्थाओं में क्या विशेष होता है, क्या संस्था है, महिलाओं के लिए उसमें क्या कुछ खास है? क्योंकि आप एक महिला हैं और जाहिर सी बात है आप दूसरी महिला के लिए भी अच्छा सोचते हैं, तो क्या कुछ बदलाव चाहते हैं आप, क्या कुछ आपकी संस्था में लेके जाते हैं? देखिए, बहुत सारी जो एनजीओ है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। मैंने एक बेसिक प्रॉब्लम जो महिलाओं के साथ देखी, उसको अगर मैं बात करूं कि ये 2007-8 की है जब से मैं इस चीज़ पे काम करती आ रही हूँ, और वो है महिलाओं की सेहत को लेकर। आज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से हम अछूते नहीं हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा जो कारण है वो है कि महिलाएं साइकोलॉजिकली किसी न किसी दौर से गुजरती हैं अलग अलग पीरियड में। जब वो टीनेजर में होती हैं तो उनके हार्मोन्स डिफरेंट लेवल पर काम करते हैं, जैसे हम कहते हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम या इस तरीके की चीज़ें। दूसरी चीज़ आती है इसमें कि जब उनकी एक स्टेज आती है जब उनका मोनोपॉज होता है, उस समय उसमें हार्मोन्स उस समय भी डिस्टर्ब होते हैं। जब वो कंसीव करती है तब भी उसके हार्मोन्स पे असर आता है। मगर ये सारी चीज़ें जब उसके साथ चल रही होती हैं तो उस पर कोई उसके साथ डिस्कशन नहीं करता, वो अपने काम भी करती है और उसकी परिस्थिति को समझने के लिए कोई वहाँ पर तैयार भी नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि सबके साथ होता है। ऑब्वियसली सभी के साथ होता है, महिला है तो उसका बेसिक काम ही है कि उसके साथ होगा। मगर इसमें एक विचित्र चीज़ जो आई है, और ये बहुत समय से होती आ रही है और आजकल मैं पिछले काफ़ी समय से देख रही हूँ ये लगातार हो रही है जी, वो होती है कि महिलाओं का जैसे ही उसको कोई प्रॉब्लम हुई, यूट्रस की प्रॉब्लम हुई या उसके मोनोपॉज में कोई दिक्कत आने लगी है, या फिर उसको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है या कई बार वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय जब डॉक्टर के पास जाती है, थोड़ा ट्रीटमेंट चलता है तो डॉक्टर सीधा उनको कर देते हैं कि आप यूट्रस निकलवा दो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैंने बहुत सारी महिलाओं के साथ देखा। मैंने खुद मेरे ही परिवार में मेरी चाची जी रहती हैं, जब मैंने उनके साथ देखा, और उनकी एज उस समय हार्डली 38 साल की थी वो, जिस समय उन्होंने अपना यूट्रस रिमूव करवाया, और उसके बाद के चैलेंजेस उन्होंने देखे। मैंने बहुत वो उनसे बताती रहती थी कि क्या क्या उनके साथ हुआ, तो उसके जो पीछे के कारण थे वो मैंने समझने चाहे। और फिर मेरे सामने वो कहते हैं ना कि आप जिस तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने आने लगती हैं। आप जिस तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ऐसा मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें आने लगी। वो महिलाएं मिलने लगी, क्योंकि मेरा स्कूल था तो कुछ पेरेंट्स भी मेरे पास आते थे। यहाँ पर कच्ची बस्ती है पास में, वहाँ पर भी मेरे साथ जो पास में कामवालियाँ काम करने आती थी, हेल्पर्स आती थी। तो धीरे 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 मुझे समझ में आया कि महिलाओं की ये जो प्रॉब्लम है ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं, और इस पे काम करना बेहद आवश्यक है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जागरूक होना। ये प्रॉब्लम आखिर हो क्यों रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, और इसके ऊपर आम जो पब्लिक है या घर परिवार में इस चीज़ पर कभी डिस्कशन भी नहीं होता है। गांव में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं वो डॉक्टर मेल डॉक्टर ज़्यादा होते हैं, फीमेल होती नहीं है, तो बहुत बार वो अपनी प्रॉब्लम्स को उन तक शेयर ही नहीं कर पाती। तो लगातार जब मैंने इन चीज़ों को देखा तो मैं एक जो फाइनल चीज़ थी मैं उस पर पहुंची कि महिलाओं की जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो शुरू होती है यूरिन इन्फेक्शन से जी। वो यूरिन इन्फेक्शन होता है क्योंकि वो टॉयलेट्स की प्रॉब्लम थी उनके सामने जी, उन्हें बाहर खुले में कई बार जाना पड़ता था। आज मैं मोदी जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हर घर शौचालय बनवाया है, और 2014 के बाद उन्होंने परिवर्तन किया है, अपने आप में सराहनीय है। तो उसी चीज़ पर मैं वहाँ पर काम कर रही थी,
और काम क्या, मैं सिर्फ एक जागरूकता फैलाने का काम कर रही थी कि आप अपने आप को नीट एंड क्लीन कैसे रखें, इन चीज़ों से आप बचाएं कैसे खुद को, और अगर आप इस चीज़ में आगे हैं तो क्या क्या मेडिसिन है जो घरेलू उपाय आप अपने घर में ही कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों पे मैं वहाँ काम कर रही थी, और इसी को मैंने कुछ हमारी जो मेरी टीचर्स हैं जो हमारे साथ काम करती हैं उनके साथ मैंने इन चीज़ों को शेयर किया, और यही मेरा। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि आपने हर घर जाकर के जो परेशानियां आमतौर पर महिलाओं की होती है उसको दूर करने का प्रयास किया जी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा देखा कि किस प्रकार महिलाएं इस बीमारी से, इस परेशानी से जूझती है। और आप देख सकते हैं कि चलो शहरों में तो बहुत से बदलाव हुए हैं, शहरों में पहले भी बदलाव थे और आज भी बदलाव हुए, आज तो बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं, लेकिन गांव की स्थिति जस की तस है। गांव में आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं हो या बच्चियां हो, वो इस प्रकार की परेशानियों को अब तक भी लेकर के चल रही है और जूझ रही है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाने से वो कतराती हैं अपनी बीमारियों को घरेलू इलाज। मैं आपको इसका एक जीता जागता उदाहरण बताऊंगी। कोविड के टाइम पर मेरा फार्म है श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में, और आप वहाँ आए भी हैं, आपने देखा है तो वहाँ उस समय मैं वहाँ पर थी फार्म पे, लगातार हम 4-5 महीने वहीं पर थे। और जब ये कोविड का दौर आया उस समय हमने सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि फार्म से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, और हमारे फार्म पे सारी जितनी भी चीज़ें थी, चाहे अनाज हो, सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, वो सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल था। और जितने भी हमारे हाली थे उन सबको, पास में गांव था तो सारी चीज़ें हमें मिल जाती थी, और हम वहीं पर बड़े अच्छे, मेरे सब परिवार वाले आए हुए थे, तो वहीं पे कुछ महिलाएं थी जिनको मैंने रोक रखा था, मगर वो रोज डॉक्टर के पास जाना चाहती थी कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। कभी प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा जो मेडिसिन है मैं मंगवा देती हूँ। तो इनिशियली उसने मुझसे कहा कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, तो हमने उसे गैस्ट्रिक किया, बाकी चीज़ें जो थी वो हमने उसे दवाई दी, मैंने उसे कुछ देसी नुस्खे बता दिए कि ये कर ले और इन दवाइयों को ले लेना, पर उसको कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर फाइनली जब वो ज़्यादा परेशान हुई तो मैंने उसको बोला एक बार तो मेरे पास आ, मैं चेक करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। मेरे पास आई, मैंने उससे कुछ सवाल पूछे, मैं से बेसिक चीज़ें समझ में आई, तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं यूरिन इन्फेक्शन है या वेजाइनल इन्फेक्शन है। जब मैंने उससे सवाल पूछे तो मुझे समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम इसकी आज से नहीं है, ये पिछले 3 साल से इस चीज़ से ग्रसित है, क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा नीचे आ रखा था, बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी, उसके साथ उसके डार्क सर्कल्स हो रखे थे, काम जो सिम्टम्स मुझे समझ में आए, मतलब वो सब चीज़ें मुझे दिख रही थी। वहाँ पर जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने इस चीज़ का इलाज किया, तो उसने कहा नहीं, तो मेरे तो पेट में दर्द होता है, गैस बनती है। आप ये देखिए कि जिसको ये प्रॉब्लम पिछले 3 साल से थी, वो जो अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, वो ट्रीटमेंट गैस का करवा रही थी और पेट दर्द का करवा रही थी। तो ये विडंबना है, क्योंकि वो अपनी इस प्रॉब्लम को जो वहाँ उस डॉक्टर के पास जाती थी तो उसे बता ही नहीं पाती थी कि उसके सामने समस्या क्या है। तो जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया तो इनिशियली तो मैंने एंटीबायोटिक मंगवाई, उसको बाकी चीज़ें दी, उसको जो पूरा कोर्स है वो मैंने करवाया, उसे बहुत आराम मिला उस चीज़ से। और फिर उसके बाद मैंने जो मेरी मेडिसिन थी आयुर्वेद की, वो मैंने उसको कंटिन्यू करने के लिए बोली कि आप इस चीज़ को लगातार रखें। और फिर वहाँ से एक एपिसोड हुआ कि आसपास के उससे जितने भी लोग थे गांव के, उनको महिलाओं को उसने फ़ोन करके बोला कि मेरा जो है दीदी ने इलाज कर दिया, उससे बड़ा आराम हुआ मुझे। एक एक करके सब मेरे पास आने लगी। अब महिलाएं ऐसी होती हैं कि वो छुप के आती हैं, हर किसी को बताती नहीं, मगर आपस में बोलती रहती हैं कि इस चीज़ का ये किया, इस चीज़ का ये किया। तो एक वहाँ पर, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ड्यूरिंग कोविड टाइम मैंने लगभग 20,000 के आसपास सिर्फ एंटीबायोटिक महिलाओं को दी। और ये एक ऐसा वो था दौर, तो मुझे लगा कि ये अभी भी हम ऊपर से हम देखते हैं कि महिलाओं की सेहत के साथ डेफिनेटली हमें जो जच्चा बच्चा में जो प्रॉब्लम्स होती है वो रहती ही हैं, मगर उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है ये बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ पर हेल्पर है देव बहादुर, अभी कुछ दिन पहले वो बाहर था, कोविड टाइम पर अपने गांव चला गया था, बीच में उसका मेरे पास फोन आया, वापस आ गया। इसकी बीवी का यूट्रस निकलने वाला था, डॉक्टर्स ने बोल दिया था 60,000 रुपए इसने हॉस्पिटल में जमा करवा दिए कि मैडम उसका तो निकालना पड़ेगा, उसको कैंसर बता दिया, ये कर दिया। मैंने कहा तू 1 मिनट रुक तो सही, उसको मेरे पास बुला तो सही, कुछ भी हो जाए तूने जमा कर दिया, जाने दे तू उसको, एक बार मेरे पास बुला उसको। यहाँ आए, उसकी कोई यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सिर्फ उसको वही था कि उसके इन्फेक्शन था, उस इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, और जो होता भी था तो उसको बीच में बंद कर देते थे, जिसकी वजह से। और इसमें क्या होता है, जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों का होता है। अगर सिर्फ महिला इसका ट्रीटमेंट करेगी तो कुछ दिन बाद वो वापस हो जाएगा। इस बात को कोई भी समझने को तैयार नहीं होता है।
तो इसको हमें बेसिकली यहाँ से हम समझाना शुरू करते हैं और उसके साथ साथ साइकोलॉजिकली भी इसमें समझाना पड़ता है और हमें फिजिकली भी इसके साथ काम करना पड़ता है। दोनों ही चीज़ें रहती हैं। जी देखिए मैम, आप समाज सेवी के साथ में खेती किसानी से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप एक महिला किसान हैं और राजनीति की भी हमने बात की, लेकिन अब पहले हम खेती किसानी पर बात करते हैं। ऑर्गेनिक खेती को आप बढ़ावा देते हैं जी। क्या देखा जाएगा ऑर्गेनिक खेती में, कैसे हम लोगों को जागरूक करेंगे, आपने कहाँ से इसकी प्रेरणा ली? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ऑर्गेनिक खेती नहीं करती मैं। ओके। मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ। ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती में एक बेसिक डिफरेंस है कि ऑर्गेनिक खेती के नाम पर बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आ गए हैं जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, किसानों को देती हैं और कहीं ना कहीं उनकी खेती को और महंगा कर देती हैं। ठीक है। खेती बेसिकली अपने आप में माइक्रोब्स का एक बहुत बड़ा, अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स जो जमीन के अंदर होते हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करना और उनको डेवलप करना। क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब जो अपना फूड लेते हैं, खाना जो लेते हैं, वो माइक्रोब्स के जरिए लेते हैं, जिसमें फंगस है, बैक्टीरिया है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के जीवाणु जिन्हें हम कहते हैं, वो सब वहां पर काम करते हैं। तो उसके ऊपर अगर मैं कहूँ इसकी जो शुरुआत है खेती की, वो मैंने पहले गौ पालन से शुरू किया। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड मेरे सामने एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से मैं खुद हिल गई थी। मैंने एक बार अपने गांव गई किसी पर्सनल काम से और वहां पे मेरे कजन ने मुझे ले जाकर दिखाया कि किस तरीके से जो केमिकलाइज दूध, यूरिया से दूध बनता है। और जब मैंने वो वहां पर देखा बनते हुए तो मेरी आत्मा तक हिल गई थी। घर आने के बाद पूरे रास्ते मैंने कहीं चाय, लस्सी कुछ नहीं पी जी। रास्ते भर मैं जब घर पहुंची वापस, उस समय मेरा बेटा बड़ा वाला जो छोटा वाला बेटा था वो लगभग 6 महीने का था। बच्चों को, चूंकि बड़ा वाला बेटा 4 साल का, तो बच्चों को भी दूध की रिक्वायरमेंट रहती है और मेरा दूध उस समय बाजार से आ रहा था, चूंकि जयपुर में रह रहे थे हम यहीं पर। तो मुझे लगा कि अब कुछ हमें करने की इसमें ज़रूरत है, बट समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि जो दूध वाले दूध दे रहे हैं वो सही है, डेयरी का दूध सही है, या फिर करूँ क्या। अगले 10 दिन में मैं विकास जी से लड़के जिसे बोलते हैं ना, मैं लिटरली घर मिला के गाय बांध ली थी मेरे यहीं पर। और इस बात को लेके थोड़ा हम दोनों में भी खींचातानी हुई। वो मेरी शुरुआत थी गाय पालन की। और वहां से फिर हमने इसको एक नए सिरे से हमने काम शुरू किया। यहीं पर अरनिया गांव है जयपुर मेरी, चंदबाजी के पास में। वहां पर हमने खेती की। उस खेती में भी हमारे साथ अलग अलग इंसिडेंट्स हुए, काफी सारी चीजें रही, जहाँ पे हमने गौ पालन भी किया, उसके साथ साथ हमने वहाँ पे बकरी पालन भी किया। वहां से फिर हमने खेती की। खेती में समझ में आया कि लोग कितना ज्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पर गाय पर बात कर रहे हैं, केमिकल से दूध की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि हम पूरा ऑर्गेनिक दूध लेंगे, मगर जो हम उनको फॉडर खिला रहे थे, जो उनको चारा दे रहे थे, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत सारा केमिकल स्प्रे हुआ करता था। बहुत ज्यादा यूरिया का, बहुत सारे अलग अलग चीजों का वहां पर इस्तेमाल था, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे दूध में आ रहा था। तो जब मैंने इस चैलेंज को वहां पर समझा तो मुझे लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। वहीं से मेरी शुरुआत हुई इस प्राकृतिक खेती की। मेरे नाना जी खेती किया करते थे, उनके बाग थे आम के, और मेरी नानी जी ने अपने टाइम पर काफ़ी आयुर्वेद वगैरह कर रखा था। वहाँ से मैंने इस पर रिसर्च शुरू की, क्योंकि मैं खुद इसमें पहले जुड़ी हुई नहीं थी, मगर अपने परिवार में मैंने खेती किसानी देखी थी। लेकिन मैम आप देखिए ना, आजकल तो हर चीज़ में मिलावट है। ऐसे कैसे पता लगेगा कि इसमें मिलावट नहीं है? हम इसे कैसे खा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं? आप देख लीजिए ना, ये आजकल तो कोई भी इतना जल्दी गाय बांध करके गाय का दूध इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी के पास समय का अभाव होता है, तो डायरेक्ट वो रेडीमेड ला के मार्केट से ला करके यूज लेते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। ये सारी चीजें आज के टाइम पर भी और उस समय भी जो मेरे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण था, वो यही था कि हम कहाँ से लाएं, क्या करें। उसी वजह से जब मैंने यहाँ पर अपने यहाँ गाय रखी तो मेरे सारे पड़ोसियों को भी इस बात का पता चला, और उन्होंने कहा कि आप तो बाजार से दूध ले लेते, आप तो अपनी गाय का दूध ले लेते हैं, हमें भी आप दूध दो। तो मुझे लगा कि नहीं, बात तो सही कह रहे हैं। आज जो समस्या मेरे सामने है वो बाकी लोगों के सामने भी समस्या है। इसी वजह से हमने वहाँ पर जो ये खेती गाय पालने का जो काम शुरू किया, उस फार्म पे मेरे लगभग 72 हमने गाय रखी थी, जिसमें हमारे पास थारपारकर थी, गिर गाय थी, राठी गाय थी, और देसी नस्ल की जितनी गाय हम वो वहाँ पर थी। अलग अलग जगह से हमने जाके गायों को लिया था, समझा था चीज़ों को कि कैसे हम गौपालन में काम कर सकते हैं। वहाँ पे हमने मिल्क मशीन लगाई, वहाँ से हमने पूरा दूध का जो सप्लाई थी वो यहाँ पर शहर में हमने दी। तो इन चीज़ों को समझने में, चूंकि ये आसान काम नहीं है, जो इस काम को कर रहा होता है ना प्रैक्टिकली, उसे समझ में आता है कि ये बहुत टफ काम है।
आप सुबह 4 बजे उठते हो, उसको वापस वो करते हो, मिल्क मशीन से आप दूध निकालते हो, मतलब धीरे धीरे पहले आप, प्लस इस काम में लेबर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों से निकलते निकलते आप एक फिर सेट, आपके जो काम है फिर वो सेट होते हैं धीरे धीरे, लर्निंग से ही। आप बहुत लॉसेस भी खाते हैं, बट आपका पैशन होगा तभी आप इस काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर पैशन नहीं है और आप हार मान लोगे तो इस काम से भी आप बहुत जल्दी थक जाओगे। बिल्कुल मैम, देखिए हमने समाज सेवी पर बात की, आप एक समाज सेवक रही, साथ ही आपने खेती किसानी की भी बात की, आपके करियर की भी बात हो गई। अब हम बात करते हैं राजनीति। जी, राजनीति में भी आप सक्रियता रखते हैं जी। ये राजनीति में आने का कोई विशेष कारण, क्योंकि आप समाज सेवा तो वैसे भी कर ही रहे थे, बट क्या लगता था कि राजनीति में आकर कुछ और भी बदलाव कर सकते हैं? हाँ, राजनीति में आने के बहुत सारे कारण हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं कर रही हूँ आज समाज सेवा के तौर पे कर रही हूँ या लोगों के लिए मैं करती आ रही हूँ इतने समय से, आप सही कह रहे हैं कि राजनीति में बिना आए भी बहुत सारे लोग बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मगर जिस लेवल पर मैं काम करना चाहती हूँ, राजनीति एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोगों की सोच, काम करने का तरीका और जो आप सच में समाज को देना चाहते हैं वो दे पाते हैं। उसका आज के वक्त में एक बहुत बड़ा जीता जागता अगर कोई उदाहरण है तो हमारे सामने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने आज जिस तरीके से देश के एक एक इंसान के सोचने की, राजनीति को समझने की जो एक चेतना थी ना, उसमें परिवर्तन लाए हैं। साथ में उन्होंने राष्ट्रभक्ति को जगाया है लोगों के अंदर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, और साथ ही मतलब जिस तरीके से उन्होंने परिवर्तन किया है राजनीति में वो अतुलनीय है। हम हिंदुस्तान को इस स्थिति में कभी नहीं सोच सकते थे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है। मेरी प्रेरणा स्रोत अगर मैं कहूँ तो मोदी जी स्वयं हैं, और इसके साथ जो भी मैं आज काम करना चाहती हूँ, मैं अपना योगदान राजनीति के थ्रू भी समाज को देना चाहती हूँ। राजनीति की चूंकि हम बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की राजनीति को कितना समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हिंदुत्व एक ऐसी चीज है, इसे चीज नहीं कहूंगी मैं, आई एम सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लूंगी। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और सबसे सनातन, जिसे पुरातत्व जिसे हम कहेंगे, जिस धर्म की शुरुआत मानवता के लिए हुई, मानवता की शुरुआत कहें या उस धर्म की शुरुआत कहें, वो अपने आप में एक दूसरे की पर्यायवाची है। ठीक है, तो इससे हम हिंदुत्व कहकर हम ये नहीं कह सकते, मतलब शब्दों को अगर शायद मुझे ठीक से, ये अपने आप में अतुलनीय है। बिना संस्कृति के, बिना सभ्यता के और बिना धर्म के हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे जीवन की शुरुआत ही हमारे धर्म से होती है। हिंदू धर्म आखिर है क्या? हिंदू धर्म हमें जीने की कला सिखाता है, हमें एक दूसरे के ऊपर ये दिखाता है कि हमारी मानवता कैसे जीवित रहे। बाकी किसी धर्म में आप मुझे दिखा दीजिए, वो धर्म नहीं संप्रदाय है, और मैं इसकी पूरी तरह से समर्थन में हूँ। और जहाँ तक आज मोदी जी के आने की वजह से आज हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को जो एक महत्व मिल रहा है, वो उससे पहले गायब हो चुका है। मुझे लगता है इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए मैम, जिस प्रकार आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत संकल्प। जो संकल्प है, जो उन्होंने सोचा है, ये संकल्प देखा है, सपना देखा है, वो भले ही धीरे धीरे पूरा हो रहा हो, लेकिन क्या वाकई जनता चाहती है कि भारत विकसित बने? क्या बदलाव हो रहे हैं या होने वाले हैं? देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के दिल को छुआ है। एक समय था जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हिंदुस्तान में हम विदेशों की तरफ देखा करते थे। हम कहते थे कि वहाँ के हाईवेज ऐसे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स ऐसे हैं, वहाँ की रेलवेज ऐसी हैं, और हम वहाँ इसलिए जाना पसंद करते थे क्योंकि वहाँ वो फैसिलिटीज थी। आज 2014 से लेके और आज 2024 के हिंदुस्तान में क्या आपने परिवर्तन नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। तो आपको नहीं लगता कि पिछले 10 साल में जो उन्होंने परिवर्तन दिखाया है पूरी दुनिया को, वो अपने आप में अतुलनीय है? आज हिंदुस्तान की अपने आप में काया पलट हो गई है, लोगों की सोच भी बदली है, लोगों का घर व्यवसाय में भी बहुत परिवर्तन आया है, और धीरे धीरे हमारा देश जो है वो विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो चुका है। ये सपना नहीं है, ये बहुत जल्द पूर्ण होगा, ये हम सबका विश्वास है, और बहुत जल्द हम इसकी पूर्ति करेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को लेकर भी
ये बात कहते नजर आते हैं कि आप शक्ति हैं। Yes. महिलाओं को लेकर भी हमेशा वो एक अपनत्व दिखाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पहले आप देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, लेकिन अब बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है महिलाओं के लिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जहाँ महिलाएं चूल्हे के लिए, रोटी बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करती थी, वहाँ उन्होंने हर घर उज्ज्वला योजना के जरिए उन्होंने घर घर सिलेंडर पहुँचाया। उन महिलाओं को भी दिया जो शायद कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जी। महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए, जहां महिलाएं घर से बाहर निकलकर इंतजार करती थी कि कब वो घर से बाहर जाएं और अपने आप को निवृत्त करके आएं। ये उन्होंने महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि देवालय से पहले शौचालय, ये उनका पहला स्टेटमेंट था। लोगों ने इसके ऊपर सवाल किए थे कि देवालय से पहले शौचालय कैसे हो सकता है जी। मगर इसको उन्होंने जब करके दिखाया तो लोगों को समझ में आया कि उनकी जो सोच है वो बहुत दूरदृष्टि की सोच है। वो जो सोचते हैं वो बहुत पहले भांप लेते हैं कि आखिर जनता को चाहिए क्या। और आज नारी शक्ति का जो उन्होंने सम्मान किया है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ जी। पहली बार जब 33% रिजर्वेशन किया माननीय मोदी जी ने, तो हमारे यहाँ पर जयपुर में हमने उनका स्वागत किया था और हमारी महिलाओं की छोटी सी रैली के साथ वो हमारे साथ आगे चल रहे थे। उस समय मैं सबसे पीछे थी, मगर जब उनकी गाड़ी पीछे से आई तो मैं बिल्कुल उनके साथ में आ गई थी और सबने मुझसे कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि मैं किसी तरीके से उनको पीछे मुड़कर देखूं, मगर जो उनके सिक्योरिटी गार्ड थे वो कहीं ना कहीं मेरे बहुत करीब आ गए थे और उन्होंने इस बात को भांप लिया था कि शायद कोई ज्यादा वो आ रहा है या मुझे आगे वो करने के प्रयास कर रहे थे और एक स्पीड मेंटेन हमें वहां पर करनी थी। मगर मोदी जी ने जैसे ही ये चीज देखी, मुझे नहीं पता था कि उनकी नजर यहाँ पर भी है, क्योंकि पूरी जनता को वेट कर रहे थे और उस समय उन्होंने अपने जो सिक्योरिटी थी उसको पीछे जाने को बोला और उन्होंने हमें जो प्रोटेक्शन और जो सम्मान वहां पर दिया, मतलब अतुलनीय था। मैं उस समय मैंने उनकी तरफ पलट कर देखा और मैंने उनके ऑरा को देखा। पहली बार मैंने इतने करीब से मोदी जी को देखा और मुझे लगा कि शायद सच में ये एक देवता है। सिर्फ एक देवता मतलब मेरे उस समय, और मैं वापस उनको पलट कर देखना चाहती थी। अंदर मन में विचार भी आ रहा था कि नहीं, मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पर मैं फिर भी उनको देख रही थी। तो जैसा कि आपने भी देवता का जिक्र किया, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मोदी जी ना एक इंसान है बल्कि वो भगवान का स्वरूप है। क्योंकि आप देख लीजिए, हम बात कर ले सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की, अब ये चल रहा है कलयुग। श्री कृष्ण भगवान आ गए, राम जी आ गए, ठीक है, दानव थे तो राक्षस भी थे, सब प्रकार थे। लेकिन अब कलयुग में जिस प्रकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब वही देख लीजिए ना कि 500 साल का जो सपना था वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। और उसके बाद में तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवता समान हो गए। क्या लगता है कि वाकई लोगों के दिल में वो सम्मान, वो प्यार, वो जगह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब वक्त बीत जाता है ना कई बार, तब हम उन्हें याद करते हैं और तब हम उन्हें देवता कहते हैं। वो क्यों देवता है? आप उसका जीता जागता उदाहरण देखिए। उन्होंने आज तक जब जिस काम को हाथ में लिया वो उन्होंने किया, और वो भी किया जिसकी रिक्वायरमेंट उन्होंने देखी। किसी ने उनसे कहा नहीं करने के लिए, मगर उन्होंने उसे पहले से भांप लिया। तो ये शक्ति किसी देवता में ही आ सकती है। लोग कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। मुझे लगता है कि राजनीति, ऑफ कोर्स, अगर धर्म की राजनीति करती है तो करनी चाहिए ना। हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है कि राजनीति से पहले धर्म को अपनाओ। अगर आप धर्म से चलोगे तो राजनीति आपको वो अपने आप दिशा दिखा देगी। हमारा धर्म तो दिखाता ही है, मानवता है, संस्कृति है, अच्छे संस्कार है। मानवता हमारे संस्कारों में है। हमारी संस्कृति ने कभी किसी को मारना नहीं सिखाया जी। तो हमारा धर्म ही सिखा रहा है कि हम अपने धर्म से राजनीति करें, और मोदी जी आज धर्म की ही राजनीति कर रहे हैं और मैं इसे सबसे अच्छा मानती हूँ। मुझे लगता है इससे अच्छी राजनीति पूरी दुनिया का आज एक भी लीडर अगर ऐसा होता जो धर्म से राजनीति कर रहा होता और सनातन संस्कृति से राजनीति कर रहा होता तो वो अपने आप देवता तुल्य हो जाता है। अब आप देखिए ना, अब इस कलयुग में आध्यात्मिकता कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आप
टीवी स्क्रीन पर आध्यात्मिकता से जुड़े कोई भी सवाल करेंगे, जवाब करेंगे या फिर बात होगी तो युवा भी जुड़ेंगे, बच्चे भी जुड़ेंगे, बड़े बुजुर्ग भी जुड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। कलयुग में आध्यात्मिकता इतना बढ़ जाना क्या लगता है, मोदी जी की ही देन है? देखिए, किसी ना किसी का प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव आज मोदी जी कहीं एक जगह जाते हैं, कुर्सी लगाकर उस जगह बैठ जाते हैं और एक देश की इकोनॉमी खत्म हो जाती है। तो आप सोचिए कि आज वो पूरी दुनिया के अकेले ऐसे एकमात्र लीडर हैं, तो ये उन्हीं का ऑरा है। उस ऑरा, जिस तरीके से, जिस सोच से वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। वो जो कर रहे हैं ना, वो दुनिया के लिए कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान के लिए जितना कर रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया को एक परिवार मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया इस तरीके से चले। वो पूरी दुनिया को आज सनातन संस्कृति के बारे में बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी जितने भी संप्रदाय बने, या जिन्हें कहेंगे कि रिलीजन बने, वो भी कहीं ना कहीं इसी परिवार से निकल कर गए थे। जी। धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से अगर वापस जुड़ेंगे तो ये जो पूरा विश्व है या पूरी जो धरती है, वो एक परिवार के रूप में अपने आप आ जाएगी। फिर हमें आपस में लड़ने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ये उनका संदेश है और कहीं ना कहीं मोदी जी इस कार्य को कर भी रहे हैं और वो उसमें सक्षम भी हैं।